हम आपको बॉलीवुड और मुंबई अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की कई सारी कहानी सुना चुके हैं। उन वीडियोस में हमने आपको ये भी बताया था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स का बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ एक स्पेशल इफेक्शन रहता है और कई हीरोइन तो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिलेशनशिप में भी आ चुकी है। लेकिन जिस लालच में वे सभी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ी थी वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया और इन एक्ट्रेसेस को बाद में सिवाय पुलिस केस और पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि ऐसे एक्ट्रेसेस की लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जब हम आपको नाम गिनाने शुरू करेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इनके साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं और आपको सीधे वीडियो पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मंदाकिनी के बारे में। साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपनी बोल्डनेस का जादू बिखेरकर लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली मंदाकिनी की अदाओं पर दाऊद इब्राहिम भी फिदा था। उस वक्त दाऊद मुंबई में ही था और इन दोनों का रिश्ता भी यहीं से शुरू हो चुका था। फिर कुछ सालों के बाद दाऊद को पुलिस से बचने के लिए दुबई भागना पड़ा और वह वहीं पर रहने लगा। इसके बाद मंदाकिनी भी समय समय पर दाऊद से मिलने के लिए दुबई जाती रही। मंदाकिनी और दाऊद दोनों को शारजाह में हो रहे एक मैच के दौरान स्टेडियम में देखा गया था, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहे थे। मंदाकिनी से जब इस बारे में मुंबई में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि वह दाऊद को जानती तो है, लेकिन उससे उनका कोई अफेयर या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। दाऊद के ओर से भी इस बात पर कभी कोई सफाई नहीं आया और फिर आग की तरह फैला हुआ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। साल 1996 में मंदाकिनी की आखिरी फिल्म आई थी। उसके बाद वह फिर कभी फिल्मों में दोबारा नहीं दिखी। जन्म से क्रिश्चियन मंदाकिनी ने साल 1990 में एक डॉक्टर मिस्टर केगियोर रेम्पोशे ठाकुर से शादी कर ली और बौद्ध धर्म अपना ली। अभी वह मुंबई में रहती है और उनको एक बेटा और एक बेटी है। इसका मतलब उसे दाऊद से रिश्ते का कुछ भी फायदा नहीं हुआ और उनका फिल्मी करियर भी चौपट हो गया। आप दाऊद और मंदाकिनी के पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम अब आपको बताते हैं अनीता अयूब के बारे में। फिल्म अभिनेत्री अनीता अयूब पाकिस्तान की रहने वाली है और साल 1980 से लेकर 90 के बीच वह पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम हुआ करती थी। एक के बाद एक कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया। मॉडलिंग में उनकी खूबसूरती को इतना सराहा गया कि उन्हें फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं पाकिस्तान में खूब थी। अनीता ने पाकिस्तान में छोटे पर्दे पर भी काम किया। साल 1987 में आने वाली सीरियल गर्दिश से उन्हें पाकिस्तान में घर घर तक पहचान मिली। अनीता की खूबसूरती का खुमार दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी छाने लगा था। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ओर भी होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि डॉन ने अनीता से मुलाकात भी की। दोनों की मुलाकातों की खबरें भी आने लगी और फिर शुरू हुआ डॉन और अनीता का प्यार मोहब्बत और इश्क वाला रिश्ता। इसके बाद साल 1993 में पाकिस्तान की इस खूबसूरत अदाकारा ने भारत का रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि अनीता को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद इब्राहिम ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से भी बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद अनीता को अपनी फिल्म में रोल नहीं दिया, जिसके बाद जावेद दाऊद के निशाने पर आ गए। माना जाता है कि थोड़े समय बाद ही दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त तरीके से फैल गई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अनीता से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। डी कंपनी के बॉस दाऊद के साथ रिश्ते का अनीता को फायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगा। पाकिस्तान में भी अनीता को फिल्में नहीं मिल रही थी और ना ही भारत में उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। जिस डॉन को सीढ़ी बनाकर अनीता अयूब अर्श पर पहुंचना चाहती थी, वह कुछ ही सालों के बाद फर्श पर आ चुकी थी। डॉन से रिश्ते का अनीता को भी कोई फायदा नहीं हुआ।
आप अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम अब बात करते हैं मोनिका बेदी की। मोनिका बेदी को पढ़ाई के दौरान ही साल 1994 में हिंदी फिल्म मैं तेरा आशिक में काम मिल गया और वह उस फिल्म की लीडिंग लेडी बन गई। यहाँ से मोनिका का फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। हम अगर मोनिका बेदी के एंटरटेनमेंट्स मैगजीन में छपे कुछ आर्टिकल्स की बात करें तो उसके मुताबिक वह अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम तो सुनी थी, लेकिन अबू सलेम के नाम से वाकिफ नहीं थी। साल 1998 में मोनिका बेदी पहली बार अबू सलेम से फोन पर बात की। मोनिका बेदी और अबू सलेम की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। साल 1996 से साथ रहते हुए मोनिका और अबू सलेम ने साल 1999 में एक दूसरे से शादी कर लिया। अंडरवर्ल्ड के लोगों का कुछ ठिकाना तो रहता है नहीं, इसलिए वो दोनों लगातार छुपते रहे। फिर आ गई तारीख 18 सितंबर 2002 जब वे दोनों पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिए गए। उन दोनों को फर्जी वीजा और पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों को भारत लाया गया। उन दोनों के ऊपर कोर्ट में केस चला और दोनों को सजा भी हुई। हालांकि मोनिका बेदी अपने हिस्से की सजा काटकर वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुकी है। फाइनली साल 2007 में मोनिका ऑफिशियली अबू सलेम से तलाक ले ली। अपनी सजा काटकर वापस आने के बाद वह तमिल और पंजाबी फिल्मों में बिजी हो गई। इसके बाद साल 2008 में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के दूसरे सीजन में वह कंटेस्टेंट भी रह चुकी है और साथ ही झलक दिखला जा के तीसरे सीजन में भी वह कंटेस्टेंट रह चुकी है। लेकिन इसके बाद मोनिका का ग्राफ लगातार नीचे गिरता ही चला गया और आज उसकी पहचान एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि एक डॉन की माशूका के रूप में है। आप अगर मोनिका बेदी और अबू सलेम के लव स्टोरी की पूरी कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम ऊपर के आई बटन पर दे रहे हैं। हम अब आपको बताते हैं सोना के बारे में। हमको मालूम है कि आप इसका नाम ज़्यादा नहीं सुने होंगे क्योंकि ये सही से फिल्मों में कभी आई ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हाजी मस्तान मधुबाला की खूबसूरती पर मरता था। वो उनका इस कदर दीवाना था कि वह बस उसे अपना बनाना चाहता था। हाजी मस्तान मधुबाला से अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान मधुबाला की मौत हो गई। मधुबाला की मौत से जहां हाजी मस्तान को धक्का लगा तो वहीं उनकी मौत से उनकी हमशक्ल की किस्मत खुल गई। एक्ट्रेस सोना को अभिनेत्री मधुबाला की हमशक्ल कहा जाता था। सोना को देखते ही हाजी मस्तान की आंखों के सामने मधुबाला का चेहरा घूमने लगा। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और उसी वक्त उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने साल 1986 में आई फिल्म आदमखोर के अलावा बीबी किराए की और कुछ अन्य फिल्में भी की। हालांकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली थी। सोना का फिल्मी करियर आगे बढ़ाने के लिए हाजी मस्तान ने बहुत रुपया खर्च किया। उसकी कई फिल्मों को फाइनेंस भी किया, लेकिन बावजूद इसके सोना का फिल्मी करियर आगे नहीं बढ़ पाया। साल 1994 में हाजी मस्तान की मौत के बाद सोना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अभिनेत्री की ऐसी बदहाली शुरू हुई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। हम आपको यह भी बता दें कि हाजी मस्तान की पूरी संपत्ति सोना के पास थी और इस वजह से उनका पूरा परिवार अभिनेत्री का दुश्मन बन बैठा था। अपनी जान बचाने के लिए सोना ने हाजी मस्तान की पूरी संपत्ति उनके परिवार को सौंप दी और खुद मुश्किल भरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी सोना मुंबई में ही रहती है, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोना और हाजी मस्तान की पूरी कहानी को आप इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आखिर में हम आपको ममता कुलकर्णी के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते थे। ममता कुलकर्णी की बदहाली अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल है। साल 1992 में नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी का करियर सही जा रहा था।
उसी समय उनका संपर्क हुआ अंडरवर्ल्ड के लोगों से। अंडरवर्ल्ड के लोगों को बॉलीवुड हमेशा से भाता रहा है। ममता कुलकर्णी और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते की बात सामने आई थी साल 1998 में, जब राजकुमार संतोषी फिल्म चाइना गेट बना रहे थे। ममता कुलकर्णी का कनेक्शन हो गया विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विक्की गोस्वामी उर्फ विक्की भाई से। विक्की गोस्वामी एक ड्रग डीलर है जो छोटा राजन के लिए काम करता है। छोटा राजन का एकदम खास आदमी। छोटा राजन के ड्रग का एक भी बिजनेस बिना विक्की गोस्वामी के नहीं हो सकता था। मुंबई में विक्की गोस्वामी ही वो शख्स था जो बॉलीवुड के बड़े सितारे को ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी के साथ साल 2013 में शादी कर ली। साल 2017 में ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में विक्की गोस्वामी को अमेरिका वालों ने उसे केन्या से अरेस्ट किया था और उसी साल 25 जून को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ममता कुलकर्णी के मुंबई स्थित घर पर नोटिस चिपकाया था, जिस पर विक्की गोस्वामी से उसके संबंध होने की वजह से उसके प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कही गई थी। अभी की बात करें तो ममता कुलकर्णी मुंबई में ही रहती है और वह कई मौक़ों पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से किसी भी तरह का संबंध होने को नकार चुकी है। बाकी सच क्या है ये तो जग जाहिर है। इसी सब घटना के बाद जब ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर गई तो आज तक अंदर नहीं आ पाई है। आप ममता कुलकर्णी वाले पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके पूरे विस्तार से देख सकते हैं। तो इस बात को तो अब आप भी समझ गए होंगे कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बाद किसी भी बॉलीवुड के लोगों का भला नहीं हुआ है, जहां तक कि उसे या तो जेल की हवा खानी पड़ी है या फिर उससे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ा है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।